नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और दिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन काफी अहम है। झारखंड हाईकोर्ट में दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 मामले में से 3 मामलों में जमानत हासिल हो चुकी है और आज 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले 9 अक्टूबर को चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट में अपने जवाब में सीबीआई ने यह कहा है कि लालू प्रसाद ने अभी तक दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही जांच एजेंसी के धारा 427 का भी मुद्दा उठाया गया। इसके तहत एक से अधिक मामलों में दोषी को अदालत अगर सभी सजा एक साथ चलाने के आदेश नहीं देती है तो उसकी एक सजा समाप्त होने के बाद ही दूसरी सजा की शुरुआत होगी। तो चारा घोटाले के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज सबकी निगाहें लालू प्रसाद के इस मामले पर कि क्या लालू प्रसाद को जेल में ही रहना होगा या आज उन्हें जमानत मिल जाती है क्या? बिल्कुल विभा, आज जो जमानत याचिका पे सुनवाई है झारखंड उच्च न्यायालय में, वो बिल्कुल इस मामले में खास है कि आज तय होगा। अगर जमानत कोर्ट से मंजूर होता है तो उसके बाद लालू प्रसाद को जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसा आपने बताया कि सीबीआई के अधिवक्ता ने अपने जो काउंटर्स कोर्ट में दिए हैं जमानत याचिका के खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा है, जमानत का विरोध करते हुए लिखा है कि जो लालू प्रसाद दुमका कोषागार से जो अवैध घोटाला का मामला है, निकासी का जो मामला है, उसमें 7 साल की सजा मिली है और लालू प्रसाद की जो सजा है उसकी आधी सजा भी पूरी नहीं हुई है, ये क्लू दिया गया है। साथ में दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अलग अलग केस में लालू प्रसाद को सजाएं मिली है तो सीबीआई का यह कहना है कोर्ट के समक्ष कि एक सजा के समाप्त होने पर ही दूसरी सजा चलना है। तो ऐसी स्थिति में आधी सजा पूरी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले जब जो मामले हैं उसमें लालू प्रसाद को आधी सजा जो है कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जब ये तमाम चीजें अदालत में हैं, वहां पर कानून के जानकारों की राय क्या है? कितना आसान नजर आता है लालू प्रसाद के लिए आज की इस सुनवाई के बाद जमानत को हासिल करना, या जिस आधार पर सीबीआई ये कह रही है कि मुमकिन नहीं है, आखिर वो आधार क्या है? देखिए विभा, जो उम्मीद की किरण है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए या फिर उनके अधिवक्ता के लिए, वो यही है कि इससे पहले भी इसी तरह के मामले में आधी सजा लालू प्रसाद ने काट ली है इस दलील पे, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में सीबीआई की ओर से जो दिया गया है कोर्ट में काउंटर जमा किया गया है, उसमें उन्होंने अपनी दलील जरूर दी है, लेकिन हमारी बात हुई है लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार से। उन्होंने कहा कि ये जो एक साथ सजा चलने या फिर सजा पूरा करने के बाद दूसरी सजा की बात है, यह तब होना है जब हाई कोर्ट से इस मामले में फैसला आ जाएगा। अभी जो विशेष अदालत ने जो सजाएं सुनाई है उसके खिलाफ लालू प्रसाद हाई कोर्ट गए हुए हैं और वहां पर मामले की सुनवाई होनी है। ऐसी स्थिति में उनका जो ये सजा है उसको उस तरह से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से एक उम्मीद है लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं को कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी और फिर लालू प्रसाद जेल से बाहर होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जो दुमका ट्रेजरी का मामला है जिससे सीबीआई ये कह रही है कि देखिए इस मामले में लालू प्रसाद ने अब तक एक दिन भी सजा नहीं काटी है और आधार यही है कि आधी आधी सजा काटने के बाद जमानत हासिल हो सकती है। इस पहलू को लेकर कानून के जानकार क्या कहते हैं? देखिए, ये सीबीआई के अधिवक्ता की अपनी दलील है, लालू प्रसाद के अधिवक्ता की अपनी दलील है और इसी पे आज सुनवाई होना है। जब कोर्ट में ऑनरेबल जज जब बैठेंगे तो जो सीबीआई के अधिवक्ता हैं वो अपनी बात को रखेंगे, विरोध करेंगे जमानत याचिका का। जो लालू प्रसाद के अधिवक्ता हैं वो बताएंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद ने जो आधी सजा 42 महीने की सजा, क्या ये सुनवाई 11 बजे से शुरू होगी?
देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उच्च न्यायालय के सूत्रों से, उसके अनुसार 12 नंबर पे लालू प्रसाद का जो आज मामला है वो 12 नंबर पर लिस्टिंग है। ऐसी स्थिति में जो उम्मीद है कि 11 से 12 बजे के बीच में इस मामले पे सुनवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुमका ट्रेजरी से गबन के मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को जमानत मिलने में कई पेंच नजर आ रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में अपने जवाब के तौर पर यह दावा किया है कि लालू प्रसाद ने दुमका मामले में अब तक एक दिन भी सजा नहीं काटी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में इसे लेकर अपने जवाब को दाखिल कर दिया और दाखिल करने के साथ जो दावा किया गया उसमें दुमका केस का जिक्र करते हुए एक दिन भी सजा नहीं काटी गई है। आधी सजा के आधार पर बेल का दावा जो वकील की तरफ से किया जा रहा है वो गलत है। वकीलों ने आधी सजा काटने का हवाला दिया हुआ है। सीबीआई कोर्ट ने कुल 14 साल की सजा सुनाई हुई है। दुमका मामले में 7-7 साल की सजा, जो 2 सजाएं हैं वो सुनाई गई हुई हैं। और सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का जिक्र और उल्लेख किया हुआ है। धारा 427 के तहत सजाएं एक के बाद एक चलती हैं। अन्य सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा की शुरुआत हो सकती है। लालू की जमानत पर इस आधार पर क्या अटक सकता है फैसला, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चारा घोटाला मामले में जमानत पर सुनवाई से पहले लालू यादव को एक फोन कॉल महंगा पड़ चुका है और कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले यानी कि कल केली बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने, जब लालू प्रसाद को केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने की ये तस्वीरें आपके सामने। यहां उन्होंने 11 नंबर कमरे में रखा गया है। दरअसल सोमवार को न्यूज 18 ने जेल से लालू के फोन की खबर को दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सियासी हलके में खलबली मच गई। 2 दिन के भीतर लालू को रिम्स में शिफ्ट करने के आदेश जारी कर केली बंगले को खाली करा दिया गया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए उन्हें 5 अगस्त को केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। अब माना जा रहा है कि ऑडियो टेप कांड के विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दबाव में इस तरह का फैसला लिया है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जब केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए गए तो एक कैदी के तौर पर लालू प्रसाद का रुतबा देखते बन रहा था। एम्बुलेंस से लेकर लग्जरी कार समेत 3 गाड़ियों में लालू प्रसाद का सामान केली बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। सामान शिफ्ट करने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। देखिए, गैस सिलेंडर से लेकर चूल्हा, लालू प्रसाद का अपना पर्सनल सामान, गद्दा समेत कई सामान इसमें शामिल रहे। लालू प्रसाद को जब केली बंगले में से लेकर रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था तो पुलिस के जवान के साथ साथ आरजेडी के नेता भी उनकी सेवा में डटे नजर आए और सामान ढोने में उनकी तरफ से मदद की जा रही थी। लालू प्रसाद का सामान ढोने में करीब 2 घंटे तक का वक्त लगा, जिससे जेल में होने के बाद भी लालू के रुतबे को समझा जा सकता है। तो लालू यादव ने जेल से सिर्फ ललन पासवान को ही नहीं बल्कि कई लोगों को फोन किया था और सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। और किस किस को लालू ने फोन कर तोड़ने की कोशिश की, आप भी जरा जानिए। जेल से लालू की सीक्रेट कॉलिंग। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहां। सलाखों के पीछे से सियासी साजिश। हम लोग का साथ दो तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जेल से लालू का खेल। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था। 2020 के दंगल में मात खाने के बाद लालू अब जेल से ही तख्ता पलटने की साजिश रच रहे हैं। 1.5 दशक से सत्ता से दूर हो चुकी आरजेडी को बैकडोर से एंट्री दिलाना चाहते हैं, लिहाजा लालू हर हथकंडा अपना रहे हैं।
एनडीए विधायकों को पद का लालच देकर लालू हर हाल में कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। ललन पासवान के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खुलासा कर दिया है कि लालू ने कई बार उनसे और उनकी पार्टी के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि हमें भी जानकारी है, हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया, वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं। जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने पद का चारा डालकर फंसाने की कोशिश की। आपको भी फोन कॉल आया था सरकार बनाने को लेकर उस वक्त? हाँ, बातचीत हुआ था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ठीक है, उन्होंने इच्छा रखा कि एक किसी तरीके से एक पिछड़ा को बेटा को गुमराह करके जाल में फंसा है, तो भला एक मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग मछली को जाल में फंसाते हैं, फंसते नहीं हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव से पहले लालू का एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें साफ तौर पर लालू बीजेपी विधायक ललन पासवान को विधानसभा से एब्सेंट रहकर महागठबंधन का स्पीकर बनने में मदद करने को कह रहे हैं। बदले में वो बीजेपी विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। जाहिर तौर पर लालू के एक कॉल से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, लालू को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी जो है अपने चरम पर है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने लालू को राजनीति का कैंसर तक बता दिया, तो आरजेडी की एजेआ यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि लालू यादव जी राजनीति के कोर और कैंसर। ये वीडियो वायरल जब किसी विधायक को फोन करते हैं कि सरकार गिरा देंगे, तुमको मंत्री बना देंगे, तुम कोरोना का कहकर कि हम बीमार हैं, तुम एब्सेंट हो जाओ। अनेकों अनेक उदाहरण हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी कहे हैं कि हमको भी फ़ोन किए थे, आदरणीय मुकेश सहनी जी फ़ोन किए थे, पहले भी कई पत्रकारों को फ़ोन करके बात करते। तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, या तो एक नियम बना दे, कि जिसको सजा हफ्ता है, जिसको सजा है, कोर्ट ने सजा सुनाया है, जो सजा भुगत रहे हैं, तो कितने लोग को जेल के अंदर है, सबको मोबाइल दे देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव गरीबों की मसीहा हैं और इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो जदयू वाले कर रहे हैं, थोड़ा संभल जाए, सोच ले किसके बारे में बोल रहे हैं। कोर और कैंसर तो ये लोग खुद हैं जो कि अभिशाप बने हुए हैं, राजनीतिक अभिशाप बने हुए हैं। दबंगिरी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं सत्ता में पाने के लिए। और कोर और कैंसर लालू प्रसाद यादव को बोलते हैं जो जनहित की सोचते हैं, जनादेश जिनको मिला है। अपनी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, और कोर और कैंसर आप लोग खुद हैं। और समस्तीपुर एसिड अटैक कांड में सजा का ऐलान आज होने वाला है। रोसड़ा कोर्ट सजा का ऐलान करते हुए नजर आएगी। रोसड़ा कोर्ट 2 दोषियों को सजा इस बाबत सुनाया जाना है। छेड़खानी का विरोध करने पर एसिड फेंकने का यह पूरा मामला। एसिड अटैक में 8 लोग उस दौरान झुलस गए थे। 18 नवंबर 2018 का यह पूरा मामला, जिसे लेकर आज सजा का ऐलान होना है। 2 दोषी हैं जिन पर सजा सुनाई जाएगी। एसिड अटैक में 8 लोग उस दौरान झुलस गए थे। वहीं बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक पति पत्नी को गोली मार दी है। मामला बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के जगमनपुर गांव का है और मौके पर पहुंचे बक्सर सदर एसटीपीओ गोरख राम ने यह कहा कि मामला जो है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित को सिर में गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन यहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें बनारस रेफर कर दिया। विवाद था सर इनका गांव पर,
और इनको उसी समय से धमकाया जा रहा है। अपना इस बार खेत ले लिए थे कुछ आधा, और आधा वहीं लोग जोत रहे थे, तो इसी पर उन लोग को धमकाया जा रहा था, इनको और इनको पत्नी को, दोनों लोग को, कि मारेंगे, वो करेंगे सब। क्या घटना घटा रात में? सर इनको फायर किया गया है, इनको गोली मारा गया है दोनों लोग को। मनपुर में सूचना मिला था कि पति पत्नी को गोली मार दिया है, ठीक ना। तो अभी कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं, वो लोग अभी लिखित दिया नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ आपसी संपत्ति विवाद है, उसी में गोली मारा गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक ना। मधेपुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 27 दिन पहले जिस शख्स को अपराधियों ने गोली मारी थी, उसी शख्स को अपराधियों ने गुरुवार को एक बार फिर से बेडरूम में घुसकर गोली मार दी। मामला मधेपुरा सदर थाना के पश्चिमी बाईपास का है। यहां गुरुवार देर शाम 2 बाइक पर आए 4 अपराधियों ने मेडिकल एजेंसी के मालिक सुमन ठाकुर को अपना निशाना बनाया। इस बार गोली सुमन ठाकुर के कंधे और गाल को छूकर निकल गई, जिससे पहले 1 नवंबर की तारीख जब शाम को भी उनके ऊपर हमला किया गया था और इसमें गोली उनके हाथ में लग गई थी। घटना की सूचना के बाद एसपी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित से पूछताछ की और जायजा लिया है मौका वारदात का। मेरे पास जैसे आए तो गेट खुला हुआ था, दोनों घुस के गोली चला दिया। पहले एक चलाया तो हम चिल्लाए, तो मेरे मुंह पे लगा, धुआं जैसा हो गया। हम बहुत जोर से चिल्लाए कि देखो, फिर मार दिया। बस तब तक मैं फिर दूसरा चला दिया। तो हम लोग को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है, उनके घर पे जाके कुछ अपराधियों ने उन पे गोली चलाई है। उनको इलाज के लिए यहाँ तुरंत हॉस्पिटल लाया गया है और वो अभी सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में इन पे पहले भी, कुछ दिनों पहले भी एक हमलावर ने गोली चलाई थी। उसके बाद से ही एफआईआर दर्ज हुई थी। हम लोग अनुसंधान अपना सभी बिंदुओं पे कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि उस घटना के बाद से भी हम लोग ने छानबीन में, उसके बाद हम लोग ने 2 अपराधियों को जेल भेजा है। उसमें बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र का आज 5वां दिन है। 23 नवंबर पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली थी। वहीं 24 नवंबर को दूसरे दिन भी नवनिर्वाचित विधायकों की तरफ से शपथ लिया गया। तारीख दर तारीख क्या कुछ हुआ है 5 दिनों के सत्र में, आज 5वां और आखिरी दिन है। वहीं 25 नवंबर तीसरे दिन स्पीकर का चुनाव हुआ। 26 नवंबर चौथा दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण सदन के पटल पर हुआ। 5वां दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आज वाद विवाद होना है। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी समीक्षा में जुटी हुई है। अब तक की समीक्षा में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक चिराग फैक्टर ने जेडीयू को चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पार्टी का यह मानना है कि चिराग की वजह से करीब 40 सीटों पर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। वहीं संगठन की कमजोरी, आपसी गुटबाजी, बीजेपी के साथ तालमेल में कमी और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचाना हार की बड़ी वजह में शामिल रही। पार्टी का यह भी मानना है कि तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी की जो बात कही, उसका पार्टी सही तरीके से जवाब नहीं रख पाई। साथ ही एनआरसी जैसे मसले पर पार्टी मुसलमानों को अपनी बात नहीं समझा पाई, जिसका चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। चालीस 45 सीटें तो हम लोगों ने खोई है, वोट कटवा लोगों के द्वारा से। अब एक वोट का और सीट तो नहीं मिला वोट कटवा लोगों को, तो हम इसकी गंभीरता से इस पर चिंतन करेंगे और निष्कर्ष के बाद नई रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग जनता के बीच में ठीक से नहीं ले पाए, क्योंकि हमने गांव के बुनियादी सवालों को हल करने का प्रयास किया और इसे बिहार में खुशहाली भी आई है। उम्र छोटी और काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी अन्य ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर आपसे दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शंस में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल।
और अब बात ठंड के प्रकोप की, तो पूरे उत्तर बिहार की बात कर ली जाए तो ठंड का कहर जारी है। गया में ठंड से बचाव के लिए नगर निगम की तरफ से स्टेशन और गांधी मैदान के पास 4 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें रोजाना काम करने वाले या फिर किसी काम से शहर में आने वाले बेसहारा लोग बिना किसी शुल्क के रात गुजार सकते हैं। यहाँ ठहरने वालों के लिए बेड के साथ ही कंबल और मच्छरदानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाए गए हैं। गया के गांधी मैदान स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया। ठंड को लेकर नगर निगम ने बेसहारा लोगों के लिए विशेष इंतजाम किया है। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि रैन बसेरा में हम लोग हैं। गया शहर में नगर निगम के द्वारा 4 रैन बसेरा अभी शुरुआत की गई है। एक स्टेशन के पास है 3 मंजिला, और इसके साथ ही गांधी मैदान के पास 3 रैन बसेरा है, जिसमें लोगों के लिए जो बेसहारा लोग हैं, जिनके रहने के लिए आश्रय कहीं नहीं है, वो यहाँ आकर मुफ्त रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं और फिर जो दैनंदिनी जो उनका अपना काम है वो कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ एक केयर टेकर है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि क्या व्यवस्था आप ठंडा में दे रहे हैं लोगों को? हम लोग की तरफ तो यहाँ व्यवस्था ठीक है सर, कंबल भी है और मच्छरदानी भी है, 12 बेड के हैं, यह सब गद्दा उद्दा सब लगे हुए हैं और यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था यहाँ है। क्या सेवा लेते हैं आप? निःशुल्क सेवा है, यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाता किसी से भी। अच्छा, तो कौन पैसा देता है इसका? ये सब नगर निगम के अंदर है। तो नगर निगम के द्वारा ये बनाया गया है, रैन बसेरा संचालित किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, लोग जो यहाँ आएंगे उनके मनोरंजन के लिए टीवी भी लगा हुआ है। गर्मी के दिनों में पंखा की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ठंड के मौसम में बेड के साथ ही मच्छरदानी और कंबल की व्यवस्था इंतजाम विशेष रूप से किया गया है, ताकि यहाँ लोग जो भी यहाँ ठहरने आए तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।